पार्ट 3 आपको खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का मेन फोकस था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे आपका पार्ट 4 आता है तुगलक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में जो आपको देखने को मिलेगा, आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में। पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का जो सुल्तान था वह मोहम्मद बिन तुगलक बना। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक चला। उसके बाद आगे के वंशों ने राज्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक है। तुगलक काल में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक और इसके बाद आने वाले शासक जो था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और इतिहास में इसे एक सिरफिरा पागल शासक भी कहा जाता है। अनेक ऐसी योजनाएं इन्होंने चालू की और फिर बाद में वह धीरे धीरे बंद भी हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं चालू की, 3 योजनाएं थी। दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दोआब में कर वृद्धि, इन्होंने मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि राजस्व में बढ़ोतरी की जाए और जो दोआब का क्षेत्र था वहां कर बढ़ा दिया, जिससे किसानों में काफी आक्रोश पैदा हुआ और विद्रोह होने लगा। जिसके बाद इन्होंने दोआब में जो कर वृद्धि वाला एक योजना चलाई उसको बंद कर दिया। उस समय चांदी का बड़ा अभाव था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अगर हम चांदी की जगह पे अन्य धातु के सिक्के चलाएं तो चांदी की कमी को दूर किया जा सकता है। तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई जो तांबे और पीतल की मिश्रित धातु से बनी थी। तांबे और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा किस मिश्रित धातु की बनी थी। तो तांबे और जीतल की बनी हुई। चांदी के सिक्कों के बदले में इन सिक्कों का प्रचलन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उसमें क्या हुआ कि सारे लोगों ने चांदी के सिक्के बचा करके इन सिक्कों को अधिक से अधिक मार्केट में डाल दिया, जिससे कि चांदी की जो कमी थी और ज्यादा कमी हो गई और ये सिक्के बिल्कुल इन सिक्कों का अंबार लग गया। मोहम्मद बिन तुगलक को यह भी अपनी योजना बंद करनी पड़ी, वापस लेनी पड़ी, मान लीजिए। तीसरी योजना राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि बहुत बड़ा साम्राज्य उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो उत्तर में जो राजधानी थी वह दिल्ली थी। तो इसने क्या किया कि राजधानी अपनी परिवर्तन करने का प्लान बनाया और द्वितीय राजधानी इसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बनाया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी द्वितीय राजधानी किसे बनाया। तो देवगिरी को बनाया था, लेकिन उसका नाम दौलताबाद रखा था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि द्वितीय राजधानी
मोहम्मद बिन तुगलक ने द्वितीय राजधानी किसे बनाई? क्लियर? मोहम्मद तुगलक के ही इस तरीके के कार्यों से काफी दिल्ली सल्तनत को नुकसान हुआ। साथ ही साथ उस समय दक्षिण के दो राज्य इससे अलग हो गए, विजयनगर और बहमनी राज्य। यह प्रश्न आता है कि विजयनगर और बहमनी राज्य दिल्ली से किस तुगलक शासक के समय अलग हुआ, या ये कह सकते हैं स्वतंत्र। ठीक इसी के साथ साथ मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में पूरब का जो राज्य था बंगाल, वह भी स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना, जो 1351 से 1388 तक इसने राज्य किया। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए। सर्वप्रथम सल्तनत काल में रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किया था। खैरात विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने खैरात कहा जाता था, और बहुत सारे नगर बसाए। फिरोजाबाद, जौनपुर ने फिरोज तुगलक ने नगर बसाए। नहरें बहुत सारी बनवाई। और जो सबसे और इम्पोर्टेंट इसका काम है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय अशोक के स्तंभ दिल्ली मंगवाए गए थे, और फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ जो ब्राह्मी लिपि में था, उसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, क्या था? वास्तविक नाम उसका था जौना खान। क्लियर? और इतने ही सारे चीजें आती हैं। सबसे ज्यादा जो तुगलक वंश में इंपॉर्टेंट है, वह हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये दो इंपॉर्टेंट है। जैसे कृषि विकास के लिए विभाग दीवाने अमीर को ही की स्थापना किसने की, ये भी आता है, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। फिरोज शाह के तुगलक के समय दीवाने खैरात की स्थापना हुई। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। ये सारी चीजें हुई। तो आगे चल करके इसमें बहुत सारी जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस आपको हम उपलब्ध करा देंगे। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर किस धातु के सिक्के चलाए? सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने चलाई? सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? ये सारे आपको डिटेल उसमें मिल जाएंगे। तुगलक काल, जैसे कि आप पहले भी पढ़ते रहे, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश पढ़ा, और फिर यह तुगलक वंश। 3 वंश खत्म हो गए। उसके बाद सल्तनत काल का विघटन स्टार्ट हो जाता है, और पार्ट 5 आपका है सल्तनत का विघटन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर के आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, और तैमूर का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जो था, मेन उद्देश्य था लूट का माल लेकर मध्य एशिया को वापस लौट जाना। तुगलक काल के बाद दिल्ली पर शासन आता है सैयद वंश का। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की 1414 से लगा करके 1421 ईस्वी तक सैयद वंश चला। और सैयद वंश का जो लास्ट 1451 में शासन चला। इसके बाद आता है लोदी वंश। सैयद वंश के बाद
लोदी वंश का शासन हुआ। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था 1451 से 1489 तक। सैयद वंश के खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, ये आप ध्यान रखिएगा। एक सल्तनत काल में यही एक ऐसा वंश था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, और इसने जो उपाधि धारण की उसे रैयत आला की उपाधि धारण की। क्लियर? बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का सुल्तान बना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय की जो मेन चीजें हैं वह आगरा शहर की स्थापना हुई। बच्चों, आगरा शहर को दो लोगों ने बसाया था। आगरा शहर का जो उत्तर का भाग है वह सिकंदर लोदी ने, और दक्षिण का जो भाग वह शाहजहां ने बसाया। तो आगरा शहर की स्थापना सर्वप्रथम 1504 ईस्वी में हो गई थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की, ये ध्यान रखिएगा। व्यापक जो आगरा काफी बाद में जो हुआ, बना, आगे बढ़ा, वह शाहजहां के समय काफी इसका विकास हुआ। और सिकंदर लोदी बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह उसने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फरहंगे सरहिंदी नाम से, सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी नाम से अनफारसी में अनुवाद किया था, और गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने भूमि में भी बहुत सुधार किया। गज ए सिकंदरी चलाया। गज ए सिकंदरी से उस समय भूमि की नाप होती थी, जो 30 इंच का पैमाना होता था। सिकंदर लोदी के पश्चात दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी बना। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के ही समय बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, जो पानीपत के युद्ध के नाम से मशहूर है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, और दिल्ली ने प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, अफगान से। इस तरह से सल्तनत काल का अंत हो जाता है। बच्चों, सल्तनत काल का प्रारंभ गुलाम वंश से प्रारंभ हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का प्रारंभ, सल्तनत काल का प्रारंभ या सल्तनत काल का प्रथम शासक, गुलाम वंश का प्रथम शासक प्रथम तुर्क शासक, तीनों के उत्तर होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने राज किया, ये पूछा जाता है। तो दिल्ली वंश में, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आ जाएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इतने वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। इनमें क्योंकि कक्षा 7 से भी आपका जो क्वेश्चंस आएंगे खाली 20% रहेंगे, और 6 से भी 20% रहेंगे। सल्तनत काल एक पूरा जो कक्षा 7 की आपकी पुस्तक है, आधा भाग। सल्तनत काल आपका यहीं खत्म होता है, लेकिन इसमें जो शुरुआत हुई इस्लाम के उदय से, आपको सबसे पहले याद रखना है उसमें जो मैंने अरबों का आक्रमण बताया, सिंध पर अरबों का आक्रमण या प्रथम मुस्लिम आक्रमण, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। सिंध, उस समय सिंध का शासक, सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध का शासक था राजा दाहिर। और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मैंने बताया था महमूद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया? बच्चे आप लोग सुन रहे हैं, और जरा आप उसमें लिखें, मैं देखूं। महमूद गजनवी ने कब से कब तक आक्रमण किया?
महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? ठीक है। और तुगलक वंश में एक चीज और रह गई। तुगलक वंश के समय जो मोहम्मद तुगलक के समय एक भारत विदेशी यात्री भारत आया था, वो इब्न बतूता था, मोरक्को का निवासी था, और उसकी पुस्तक का नाम था रेहला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैं उस पर डाल दूंगा और इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद आता है पार्ट 6 आपका, जो है सल्तनत कालीन संस्कृति। सल्तनत कालीन जो संस्कृति है, इसमें सल्तनत काल में सबसे पहले जो प्रशासन था वह किसमें विभाजित था, ये इंपॉर्टेंट है। तो सल्तनत काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था वह था सुल्तान का। सबसे ऊपर साम्राज्य का जो मुख्य व्यक्ति था, सेनापति और राजा, दोनों सुल्तान होता था। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन में सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सुल्तान होता था। सल्तनत काल में जब जैसे देश होता है, तो उसी तरीके से देश के बाद प्रांतों में विभाग था। तो प्रांत को उस समय इक्ता या अक्ता कहते थे। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि प्रांत को इक्ता या अक्ता में विभाजित किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और प्रांत के अधिकारी को इक्तादार या अक्तादार कहते थे। सल्तनत काल में जिले को क्या कहते थे? सरकार। देखिए, ऊपर केंद्रीय शासन होता था, उसके बाद प्रांत आते थे, उसके बाद जिला। जिले को उस समय सरकार कहा जाता था। और सल्तनत काल में जो भू राजस्व अधिकारी कहलाता था वह आमिल कहलाता था। सबसे नीचे जो प्रशासन देता था, गांव का मुखिया, उसे मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ये सल्तनत काल का प्रशासन था। उसके बाद जो संस्कृतियों में आता है, भक्ति आंदोलन और सूफी संत आंदोलन, ये दो आंदोलन भी सल्तनत काल में देखने को मिलते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत उस समय होते थे कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई। जो भक्ति आंदोलन थे उसमें साहित्य रचनाएं भी हुई, जैसे ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। कश्मीर की शैव महिला योगी कौन थी? कश्मीर की शैव महिला योगी लल्ला, जिन्हें लल्ला योगेश्वरी भी कहा जाता था। कश्मीर के ही प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली हुए। ठीक है, वली समेत कई संत हुए जिसे अपना पीरिया गुरु मानते थे। तो लल्ला जो उस समय योगी थी, उन्हीं को सब जो उस समय के योगी और संत थे वह अपना गुरु मानते थे। सल्तनत काल में फारसी साहित्य का महान विद्वान कौन था? सल्तनत काल में जो सबसे ज्यादा किसी का नाम आता है तो वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वहां पे बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि तलवारों का निर्माण है, बंदूकों का निर्माण है। तो मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें कहाँ बनती थी? वाराणसी और सौराष्ट्र में। उसी प्रकार से तोड़ेदार सर्वोत्तम बंदूकें सियालकोट तथा मेवाड़ में बनती थी। साहित्य में आगे आते हैं, जैसे तारीखे फिरोजशाही का लेखक, ये बहुत पूछा जाता है, बरनी की लेखक, बरनी, जियाउद्दीन बरनी। इसका पूरा नाम था जियाउद्दीन बरनी। बरनी कहते हैं, आपकी पुस्तक में केवल बरनी लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम था जियाउद्दीन बरनी। तथा मध्यकालीन प्रमुख चिकित्सकों के भी नाम मिलते हैं, जैसे बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन, मछेंद्र और जोग। मछेंद्र और जोग, मछेंद्र का काफी नाम है और जोग का भी। सल्तनत कालीन प्रमुख जो वैद्य थे, वैद्य, वो मछेंद्र थे, आयुर्वेदिक
ठीक है। और जैसे इस समय डॉक्टर शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं ना कि कहते हैं ना ऑपरेशन करना, ठीक। तो उस समय जो मशहूर शल्य चिकित्सक थे उन्हें जोग कहा जाता था। जोग, जर्राह भी कहते थे, शल्य चिकित्सक को जर्राह बोलते थे, यानी चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन, जर्राह बोलते थे उनको, ठीक। तो उस समय जो मशहूर सल्तनत काल में शल्य चिकित्सक थे, जोग उनका नाम था। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भाव रखने वाले, अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे। सूफी संत भी बहुत सारे, ठीक है। जो सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक थे वो पीर कहलाते थे। इसी में ही बहुत सारी चीजों का और वर्णन आगे मिलता है बुक किताब में, कहीं कहीं दिया, कहीं कहीं नहीं दिया। अभी आपकी इस किताब में शामिल किया गया था सिख धर्म। सिख धर्म का संस्थापक थे गुरु नानक, ठीक। और उन्हीं को प्रथम गुरु कहा जाता है। गुरु नानक और सिख धर्म में 10 गुरु, सबके अलग अलग हैं। जैसे इसमें कई क्वेश्चन आते हैं, हर मंदिर साहब की स्थापना किसने कराई? हर मंदिर जिसे आप स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, हर मंदिर साहब की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ाया था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर चढ़ाया था। खालसा पंथ की स्थापना की किसने शुरू की? गुरु गोविंद सिंह खालसा। इसी तरीके से काफी चीजें आगे हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कबीर किस विचारधारा के समर्थक थे? निर्गुण। उस समय 2 विचारधाराएं चलती थी, निर्गुण और सगुण। सगुण मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण जैसे कोई भगवान जैसे मानते थे, जैसे तुलसीदास सगुण विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। और कबीर निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे। इसी में आगे चल करके एक और संत का नाम मिलता है जो थे चैतन्य महाप्रभु। इनके बारे में कई क्वेश्चंस बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अमृत शहर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की? अमृत शहर की स्थापना सिखों के गुरु, चौथे गुरु रामदास ने की। इसमें जो संस्कृति है, व्यापार है, प्रशासन है, यह आपके पार्ट 6 में मिलता है, ठीक। इसमें इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, जो पीडीएफ के रूप में हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। और आप इसको कायदे से, मेहनत से याद करेंगे तो इसमें आप पूरे में पूरे अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। सामाजिक विषय में यह बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें शुरू से आखिरी तक चीजें एक क्रोनोलॉजी के रूप में याद रहेंगी तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। पार्ट 6 तक, पहले पार्ट से मैंने शुरू किया था, फिर मैं आपको रिवीजन टाइप में करा देता हूं पूरा, क्योंकि सल्तनत काल यहां से खत्म होता है। सल्तनत काल, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, ठीक। मोहम्मद साहब ने कौन सा संवत प्रारंभ किया? हिजरी संवत। हिजरत किसे कहते हैं? मक्के से मदीने की यात्रा को हिजरत कहते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आप लाइन से, मतलब दिमाग में आप बैठा लेंगे तो आराम से आपको याद होता चला जाएगा कि मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ लिया, मेन चीजें, हिजरत, हिजरी संवत, जन्म, कहाँ जन्म हुआ था, मक्का में जन्म हुआ था, ठीक। हिजरत, मक्के से मदीने की यात्रा को हिजरत कहते हैं।
जो इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ था और भारतीय लोग इस्लाम से 7वीं शताब्दी में परिचित हुए। कब? जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया। सिंध पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। सिंध का शासक राजा दाहिर था। इसमें कई क्वेश्चन मैं आपको बार बार बनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसको बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। अब मुस्लिम में आप तुर्क और अरब ये अलग अलग दोनों थे, तो अगर मुस्लिम पूछता है खाली तो आप मोहम्मद बिन कासिम को कहेंगे क्योंकि वह मुस्लिम था। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारी तो अरब आक्रमणकारी महमूद गजनवी नहीं था, ध्यान रखिएगा। अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर आक्रमण किया। और प्रथम आक्रमणकारी पूछा जाए तो महमूद गजनवी आएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। 1000 से 1025 के बीच में उसने 17 बार। ठीक, ये क्रोनोलॉजी सेट होनी चाहिए। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी के साथ भारत का कौन सा इतिहासकार भारत आया? अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, बहुत पूछा जाता है। इसी प्रकार से महमूद गजनवी के आक्रमण, भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, उसका उद्देश्य धन इकट्ठा करना था, जबकि मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था शासन करना था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, प्रथम आक्रमण उसका विफल हो गया, क्योंकि वह जब गुजरात की तरफ से उसने आक्रमण किया तो वहां के सर्वप्रथम चालुक्य शासक मूलराम द्वितीय या भीम द्वितीय नाम मिलता है, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर तराइन का युद्ध हुआ। दिल्ली का शासक उस समय था पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में अनेकों कहानियां आप लोगों ने सुनी है बचपन से। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। और यह आक्रमण जो मोहम्मद गौरी ने किया, इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया, लेकिन उसे हिम्मत नहीं आ रही। दोबारा 1192 में युद्ध किया, जो तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पे जो हिंदुओं का शासन था वह खत्म हो गया। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया। अब ये गुलाम वंश क्यों कहलाया? कुतुबुद्दीन ऐबक था, सल्तनत काल का सबसे पहले शासक था। गुलाम वंश, चूंकि यह जो ऐबक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना 1004 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब एक क्वेश्चन यहां फिर आता है कि दिल्ली पर प्रथम तुर्क शासक, दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय ऐबक पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो उसकी उपाधि, हातिम द्वितीय तथा लाख बख्श कहा जाता था। तीसरा, जो ऐबक के समय था वह उसने कौन कौन सी इमारतें बनाई? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर में बताया।
और जो लास्ट क्वेश्चन बहुत अधिक आता है वो यह आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए, पोलो को चौगान कहा जाता था, घोड़े से गिरकर। आपको इस तरीके से बिल्कुल जैसे दिमाग में बिठा लेना है। ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या क्या मेन काम किए। इल्तुतमिश के समय दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि उसने प्रशासन, सैन्य व्यवस्था सभी में सुधार किया, राजस्व सभी में सुधार किया, मुद्रा व्यवस्था चलाई, तांबे का जीतल एवं चांदी का टका उसने चलाया, एकता या अक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। तुर्कान ए चहलगानी, 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। उसके बाद आता है उसकी पुत्री रजिया सुल्तान, मध्यकालीन विश्व की मध्यकालीन पहली महिला शासक। हमें क्रोनोलॉजी नहीं तोड़नी। उसके बाद बलबन आ जाता है। सिजदा एवं पाबोस, बहुत इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन। सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने स्टार्ट की? बलबन। पार्ट 2 आपका खत्म हो गया। इस तरीके से क्रोनोलॉजी चलाते रहिए। गुलाम वंश के बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। सल्तनत काल का सबसे रहमदिल सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता है। और उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही समय बहुत सारी चीजें आती है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सुधार किए, सैन्य सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, बाजार व्यवस्था सुधारी। आपको मोटी मोटी चीजें याद रखनी है, क्या क्या किस शासक ने किए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आप दिमाग में दौड़ाइए, बिल्कुल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाजार व्यवस्था, बाजार का प्रमुख क्या था? सेना था, जो अधीक्षक कहलाता था, सेना या अधीक्षक। ठीक। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रथम प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप अपने गांव में अब भी देखते होंगे। जो कोटा है, जहां से आप अनाज लाते हैं, ठीक है, कोटे की जो दुकान है, यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी व्यवस्था जिससे हम बच्चों को उपलब्ध करा सके राशन। जो भी ग्रामीण वासी है, जो प्रजा थी, उसको उपलब्ध। अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत की विजयों का जो सेनापति था वह मलक काफूर था। इसी के दरबार में अमीर खुसरो एवं बर्नी नामक विद्वान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास, हजार खंबा, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। आपका पाठ 3 भी खत्म। क्रोनोलॉजी सेट रखिए बिल्कुल। हम चले थे ऐबक से, ऐबक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आ गए हम बलबन पे। बलबन खत्म हो गया, गुलाम वंश खत्म हुआ, ठीक। खिलजी वंश आ गया, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। उसके बाद आ गए तुगलक, जैसा कि आज आपको मैंने तुगलक काल से ही पढ़ाया। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आ गए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मेन फीचर्स है, उसमें सांकेतिक मुद्रा और राजधानी परिवर्तन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। फिर फिरोज शाह तुगलक आ गया। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन कौन से इसने शहर बसाए और इसने समाज के लिए कौन कौन से काम किए। दीवाने खैरात की स्थापना की, ठीक। बहुत बाग बहुत ज्यादा लगवाए थे, ठीक। तो इस तरीके से आपका तुगलक खत्म हो गया। तुगलक के बाद आता है सल्तनत काल का विघटन हो जाता है, तैमूर का आक्रमण, ठीक। तैमूर का आक्रमण 1398 में उसका उद्देश्य धन लूटना था, सीधा सीधा। तो तुगलक काल के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की। उसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। अब लोधी वंश में सिकंदर लोधी बहुत इंपॉर्टेंट।
सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर बसाया, जो भूमि सुधार किया। भूमि नाप में 30 इंच का गजे सिकंदरी चलाया। गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। उसके बाद आता है लास्ट इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया और दिल्ली पर मुगल काल की स्थापना। उससे पहले दक्षिण के दो राज्यों के बारे में बहुत जानना जरूरी है। पाठ 7 आपका है दक्षिण के राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहमनी, आपको बताया था मैंने कि तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण के दो राज्य स्वतंत्र हो गए थे। पहला बहमनी राज्य की स्थापना। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा। बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का महानतम शासक जो था फिरोज शाह बहमन या ताजुद्दीन फिरोज शाह कहा जाता है। इसके समय जो था वो ज्योतिष का काफी प्रचार प्रसार था दक्षिण। और बहमनी राज्य का प्रसिद्ध वजीर पूछा जाता है कभी कभी, महमूद गान। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि बहमनी राज्य भी धीरे धीरे 5 राज्यों में बंट गया, जिससे निकल करके आए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरा। ये 5 राज्य स्थापना, जिसमें बीजापुर के बारे में पढ़ते हैं। गोल गुंबद बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। इसके पश्चात बहमनी वंश अलग हो गया। अब आते हैं विजयनगर। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक भाइयों ने की थी। इनकी राजधानी जो थी हस्तिनावती, जो आज कल आधुनिक हम्पी कही जाती है। विजयनगर का महानतम शासक जो थे राजा कृष्णदेव राय, और राजा कृष्णदेव राय जो थे बहुत ही फेमस रहे। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि खगोल शास्त्र, ज्योतिष को प्रोत्साहन के लिए दौलताबाद महाराष्ट्र में वेधशाला जो थी ताजुद्दीन फिरोज शाह ने बनवाई थी, बहमनी वंश के शासक ने। ठीक, दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी। आपको पता है कि देवगिरी को दौलताबाद किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, देवगिरी को दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में बनाया। इसी के समय ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442-43 ईस्वी में आया, दक्षिण में आया, और ये विजयनगर में रहा। इसी समय विजयनगर में एक और यात्री आता है, डोमिंगो पायस, जो कृष्णदेव के दरबार में रहता है। यह इटालवी यात्री होता है। दक्षिण में बहमनी और विजयनगर के में बराबर युद्ध होते रहते थे, जिसका मेन कारण 2 थे। एक रायचूर का दोआब और दूसरी गोलकोंडा क्षेत्र में हीरे की खान। प्रथम बार तो खाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ यह पूछा जाता है, तो ये जान लीजिए, प्रथम बार तो खाने का प्रयोग बहमनी एवं विजयनगर के युद्ध में हुआ था। उसके बाद बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था, लेकिन पहले उससे, बाबर से पहले तोप खाने का प्रयोग बहमनी एवं विजयनगर युद्ध में हो चुका था। रेवाती द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? विजयनगर जब साम्राज्य पढ़ेंगे तो रेवाती द्वीप आता है। रेवाती द्वीप का आधुनिक नाम गोवा। होयसल का आधुनिक नाम मैसूर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटाई का युद्ध, ये इसके कई युद्धों के नाम से जानते हैं। तालीकोटा या राक्षस टंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ?
तो ताली कोटार, राक्षस टंगड़ी, बन्नी हट्टी, कोई भी नाम हो, आपको एक ही नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। ये तीनों एक ही है युद्ध। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य बनाम महासंघ, विजयनगर और महासंघ बन गया था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब मिलकर के, ठीक। इस तरीके से जो ये दक्षिण के दो राज्य थे वो भी आपके खत्म हो जाते हैं और यहां तक पूरा सल्तनत काल का पूरा समापन हो जाता है। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे